हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले जैसा कि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि पिछली वीडियो में कुछ ब्लरिंग की इश्यूज़ हो गई थी, बट फाइनली अब इसको ठीक कर लिया गया है। जो PPT अब आपको मिलेगी वीडियो में वो अब बिल्कुल भी ब्लरिंग नहीं होगी, एकदम क्लियर होगी। और साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब ने इस तरह के कमेंट्स किए, अच्छे कमेंट्स भी थे, और कुछ भी ऐसा इश्यूज़ है आपने हमें बताया सो दैट हम आने वाली वीडियोज़ में उसको चेंज कर सकें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया वीडियो को। सो अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसको 2 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया था। पहला था आपका कंपनी रूल, जिसको हमने कल डिस्कस कर लिया है। 1773 से लेकर 1858 के जितने भी एक्ट्स थे, कैसे उसमें कंपनी के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो उन सबको हमने कवर कर लिया है। और आज के जो पार्ट 2 है उसमें हम क्राउन रूल को डिस्कस करेंगे, जो कि 1858 से 1947 में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या नए नए एक्ट्स लेके आए इंडिया में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी रूल जो कि इतने टाइम से चला आ रहा था, वो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह ख़त्म हो गया और क्राउन को, यानी जो क्वीन थी ब्रिटेन की, उन्हें पिक्चर में आना पड़ा। हुआ ये था कि बेसिकली 1857, जैसा कि हम जानते हैं, हिस्ट्री के पर्पज़ से बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, जिसे हम रिवॉल्ट कहते हैं। क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट हुआ, जिसमें आई थिंक ब्रिटिश सरकार एकदम हिल चुकी थी, बिकॉज उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इंडियंस इतना बड़ा रिवॉल्ट कर लेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं इतना ज़्यादा वैसे ही इन्होंने टैक्सेस इम्पोज करके रखे थे इंडियंस के ऊपर, और अपना मोनोपोली स्टैब्लिश करी थी। कंपनी रूल इतना लंबा टाइम तक खिंच के चला गया था, ठीक है। और मेन अगर मैं बात करूँ तो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉजेज़ थे। पहला इकोनॉमिक कॉजेज़, जैसा कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लेके आ गए थे। दूसरा कि जो टैरिफ था, मतलब जो इंडिया के जो प्रोडक्ट थे, यानी इंडियन जो प्रोडक्ट बना रहे थे उन पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगा देते थे, इतना टैक्स लगा देते थे कि उनके प्रोडक्ट इतने महंगे हो जाते थे, कोई खरीदता नहीं था। यहाँ तक कि इंडियंस खुद इंडियंस का माल नहीं खरीद पाते थे, बिकॉज उन पे इतने पैसे नहीं होते थे उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और खासकर जब ब्रिटिश अपना सामान जब बना के जब इंडिया में बेचते थे, तो वो इतने सस्ते होते थे कि लोग मजबूर हो जाते थे इंडियंस का सामान खरीदने के बजाय ब्रिटिश का सामान खरीदते थे। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर दिन उनको मजबूर करती कि अब हमें एक्शन लेना है ब्रिटेन गवर्नमेंट के खिलाफ। और साथ ही साथ पॉलिटिकल कॉजेज़ यही था कि ब्रिटेन काफ़ी टाइम तक रूल कर रहा था। जैसे कि हम जानते हैं 1600 में वो एकदम ट्रेडिंग करने की फॉर्म में आए थे, और कितना टाइम से वो ट्रेडिंग के साथ साथ टेरिटोरियल पावर भी अपना बढ़ा रहे थे, पॉलिटिकल पावर बढ़ा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में वो घुस गए थे। तो ये भी एक कारण था कि लोग अब चाहते थे कि अब बस बहुत हो गया, अब इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ मिलिट्री कॉजेज़ भी थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा स्पार्क जो था इस रिवॉल्ट का ये था कि जो हमारी इंडियंस और मुस्लिम्स जो लोग भाई थे, जो ब्रिटेन की जो फोर्सेस में थे, तो उनको बेसिकली जो आटा दिया जाता था उसमें बोन्स के कुछ पीसेस होते थे, मतलब बोन्स का जो पाउडर होता था वो उस आटे में मिला के उन्हें दिया जाता था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑब्वियसली वो रिलीजन के काफ़ी अगेंस्ट था कि वो उस आटे को कंज्यूम कर रहे थे। एक तो वो खुद इंडियंस होते हुए ब्रिटेन के साथ मिलके काम कर रहे हो, ऊपर से आप उनको इतनी बुरी तरह से ट्रीट करो, तो ये भी उन्हें मंजूर नहीं था। और साथ ही साथ क्या हुआ, जब एक न्यू राइफ़ल इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटेन ने अपने मिलिट्री में, तो उस राइफ़ल में बेसिकली जो कार्ट्रिज थी उसमें एक ग्रीस लगाई गई थी, और ग्रीस जो थी बेसिकली बीफ और पिग से बनी हुई थी, ठीक है। ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते हैं हिंदू के लिए जो काऊ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, भगवान माना जाता है काऊ को। और इसी तरह मुस्लिम के लिए पिग एक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो दोनों ही रिलीजन के लोग नहीं चाहते थे उसको मतलब यूज़ करना, बिकॉज कार्टिलेज में जब ग्रीस उसका लगाया जाएगा तो कार्टिलेज को बोला जाता था कि आपको मुंह से तोड़ना है, ठीक है। तो आप एक तरह से उसको टच कर रहे हो, तो कितना मतलब एक हिंदू के लिए एकदम रिलीजन एकदम भंग करने वाली बात थी कि आप गाय की मीट के चीज़ को अपने मुँह से टच कर रहे हो। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण था कि अब लोगों का एकदम भरोसा उठ चुका था ब्रिटेन के जो भी काम काज थे उससे। और इसलिए सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम मिल के जो है ज़्यादातर जो मिलिट्री लोग थे उन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटेन के खिलाफ जो खड़े होंगे। और उस समय क्या था, ब्रिटेन के ज़्यादातर जो फोर्सेस थी उसमें जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट जो फोर्स थी उसमें तो आपको यूरोपियंस दिखेंगे, जैसे जो कमांडर वगैरह हो गए, जो जनरल वगैरह हो गए, तो उसमें तो आपको यूरोपियंस दिखेंगे। बट जो नीचे के सिपाही वगैरह हो गए उसमें ज़्यादातर इंडियंस थे। इसलिए उन सब इंडियंस ने मिलकर, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब इकट्ठा आए और उन्होंने इस रिवॉल्ट को अंजाम दिया। बट क्योंकि हम हिस्ट्री में जानते हैं कि वो रिवॉल्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, बिकॉज ब्रिटेन को कहीं ना कहीं से खबर मिल गई थी कि इस तरह से रिवॉल्ट फैल रहा है। बट भले ही वो अनसक्सेसफुल रहा हो, बट उसका इम्पैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा पड़ा कि उन्होंने कंपनी रूल को हटा के यहाँ पे क्राउन यानी पूरी तरह से अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी।
तो अब हम, क्योंकि हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, बस मैंने थोड़ा बैकग्राउंड में स्टार्टिंग करने के लिए आपको बता दिया था, बाकी आप जो हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम है आप उससे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि जब क्राउन रूल स्टैब्लिश हुआ इंडिया में तो उस समय क्या क्या नए नए चेंजेस आए थे, वो हम इसमें कवर करेंगे। पहला जो एक्ट आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हो कि इस एक्ट को जो है बेसिकली कहा गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब जो कि स्पॉय म्यूटनी हुई थी जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। और इस एक्ट को बेसिकली उन्होंने एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट कहा, ठीक है, कि अब ब्रिटिश चाहती थी कि अब कंपनी को, जो कंपनी रूल कर रही है, बिकॉज के रूल एकदम ख़राब चल रहा है, बिकॉज क्योंकि कंपनी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, फिर भी अगर वहाँ पे म्यूटनी हो रही है, लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा कंपनी रूल को बेसिकली ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो भी पावर थी कंपनी के पास, जैसे उनकी टेरिटरीज थी, उनका ट्रेडिंग था, उनका रेवेन्यू वगैरह तो था, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। सारी की सारी आप देख सकते हो पावर जो थी गवर्नमेंट के पास आ गई, चाहे वो टेरिटरीज हो, रेवेन्यू ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गई, ठीक है। और पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने एबॉलिश कर दिया। और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो हादसा अभी हुआ है, यानी जो रिवॉल्ट अभी हुआ है, वो ऐसा फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल ना हो, इसलिए वो एक कड़ा कानून लाना चाहती थी। और वो कानून बेसिकली यही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। तो सबसे पहला चेंज जो लेके आई वो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, जैसे कि हमने देखा था पिछले एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी उसके नाम को बदल के उन्होंने वायसराय ऑफ इंडिया नाम रख दिया। और जो पहले वायसराय ऑफ इंडिया थे उनका नाम आपको पता है लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या हुआ कि जो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ऑब्वियसली वो कंपनी की तरफ से अपॉइंट किए जाते थे, मतलब कंपनी के हिसाब से रूल करते थे, जैसा कंपनी यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वैसे जैसे बोलते थे वैसे वो काम करते थे। बट यहाँ पे जो वायसराय ऑफ इंडिया है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश क्राउन जैसा बोलेगी वैसा वैसा वो करते जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो डबल गवर्नमेंट थी उसको भी एंड कर दिया गया। क्यों? बिकॉज डबल गवर्नमेंट जो बनी थी, डबल गवर्नमेंट इन द सेंस कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनी थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बेसिकली ब्रिटेन के हिसाब से काम करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के हिसाब से। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो आप देख सकते हो सारा का सारा कमर्शियल पार्ट इनके अंदर आ गया था। ट्रेडिंग वगैरह उन्होंने कहा था कि हम बेसिकली ट्रेडिंग वगैरह हम संभालेंगे, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया था छीन के। तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी गई कि अब ये सब कुछ कन्फ्यूजन नहीं चलेगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में बहुत पॉलिटिक्स वगैरह होती थी जो कि क्राउन को समझ नहीं आता था। उन्हें कब सब हमारी वजह, हाँ मतलब जैसा हम कहेंगे वैसा ही अब चलेगा। तो इन दोनों की भी पोस्ट जो थी उसको अबॉलिश कर दी गई। उसके बाद देख सकते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो एक नया ऑफिस बनाया गया, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था बेसिकली लंदन में था। क्यों? बिकॉज ब्रिटेन की सरकार जो लंदन से सारा कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उन्होंने लॉर्ड कैनिंग को, जो कि वायसराय, उन्होंने इंडिया में उन्हें भेज दिया था कि सारा का जो भी काम वाम है वो इंडिया में ये संभालेंगे। बट क्योंकि लॉर्ड कैनिंग डायरेक्टली जो है क्राउन को, यानी जो क्वीन है एलिजाबेथ, उनको रिपोर्ट कर नहीं सकता, तो बेसिकली वो करेगा किसको रिपोर्ट? तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी वहाँ पर एक ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से। और उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में बेसिकली कितने मेंबर्स होंगे? ठीक है। तो उसमें बेसिकली 15 मेंबर्स की ये काउंसिल बनाई गई जो बेसिकली असिस्ट करेंगे उनके काम को, ठीक है। यानी लॉर्ड कैनिंग जो भी वहाँ पे रेवेन्यू वगैरह जो भी होगा, या फिर मिलिट्री में जो भी उनकी जो काम काज रिपोर्ट होगी, वो सब इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी जाएंगी और फिर उसको वो क्राउन को भेज देंगे, ठीक है। तो यानी डायरेक्टली जो है कैनिंग को क्राउन से डील नहीं करना पड़ता था। बट आप देखोगे जो लॉर्ड कैनिंग भले ही वायसराय हैं, बट उनसे ऊपर पोस्ट अगर कहें किसकी है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की है, बिकॉज वो उनके ऊपर है। वो सब अगर मान लो कैनिंग कुछ भी गलत करता है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर भी थी कि वो उससे पूछ सकते हैं और हर बार रिपोर्ट मांग सकती है कि आप किस तरह से इंडिया में अपने अफेयर्स को चला रहे हैं, किस तरह से काम वाम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो काउंसिल बनाई गई थी 15 मेंबर्स की, वो एक एडवाइजरी बॉडी थी, यानी एडवाइस करती थी कि आपको इस तरह से काम करना है। और एक काउंसिल के चेयरमैन कौन रहेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेंगे, ठीक है। तो एक काउंसिल है जिसमें 15 मेंबर्स हैं और उसका एक चेयरमैन होगा जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और उसके साथ साथ जो उनकी काउंसिल थी उन्हें स्यू कर सकते थे, मतलब यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो कि चेयरमैन है और जो उसकी काउंसिल के जो 15 मेंबर है, अगर वो ऑफिस में यानी ऑफिस के दौरान अगर मान लो कुछ भी ऐसा फैसला लेते हैं जो कि गलत है, यानी फिर उन्होंने कुछ भी ऐसा क्राइम कर दिया, फिर कुछ भी करप्शन कर दिया, तो उससे रिलेटेड उन पर केस चलाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में भी नहीं, इंडिया में भी। तो आप सोच सकते हो नॉर्मली इसमें सारे के सारे यूरोपियंस थे, तो चाहते तो सिर्फ इंग्लैंड में इनका केस चलाया जा सकता था ना, इंडिया में क्यों करते? बट क्योंकि इनकी मोनोपोली ना बने, कि ये ना सोचे कि ये क्राउन तो कुछ भी नहीं है, हम ही सब कुछ है, तो क्राउन ने क्या किया, इन पे बैलेंस बनाने के लिए ने कहा कि अगर तुम अपने ऑफिस के दौरान भी अगर कुछ गलत काम करते हो, कुछ भी गलत डिसीजन लेते हो, तो आप पे लीगल एक्शंस किए जा सकते हैं और उसका केस जो होगा आपका इंडिया में भी चल सकता है, आपके ऊपर इंग्लैंड में भी चल सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट ये कि बेसिकली आप जब देख रहे होंगे तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भले ही पहले कंपनी रूल रूल करे या फिर अब ब्रिटिश क्राउन रूल करे तो इंडिया के लोगों पे क्या ऐसा एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, बेसिकली बस सरकारें बदल गई। हम कहते हैं ना कि भले ही कांग्रेस रूल करे, बीजेपी रूल करे, इंडियंस को तो वही सब मिलता है हमेशा। तो उसी तरह से उस समय जो इंडियंस थे, भले वहाँ पे कंपनी उनके ऊपर रूल करे या फिर बाद में ब्रिटिश क्राउन पे रूल करे, यानी वायसराय जब आ जाए तो उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। अभी भी उनकी हालत उतनी बदतर थी, बस एक तरह से जो अथॉरिटी चेंज हो गई थी, तो यही फ़र्क उनको देखने को मिला। अब जो नया एक्ट आया है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटेन गवर्नमेंट को अब लगा कि ऑलरेडी इंडियंस ने रिवॉल्ट करके ये साबित कर दिया है कि अगर उनके हिसाब से नहीं चला सरकार तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसलिए डर था, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम क्यों ना ऐसा करें, कुछ इंडियंस को अपने लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा लेते हैं। इसलिए उनको भी लगेगा कि हम भी जो भारत में जो लॉ लाया जा रहा है उसमें उनकी भी भागीदारी है, ठीक है। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन जो थी इंडियंस की लॉ मेकिंग प्रोसेस में, जो लॉ बनाया जा रहा है भारत में, उसमें उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया। बट आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने लिया होगा वो भी ऐसे लोगों को कि अचानक से आप गरीबों को उठा के तो ये नहीं बोलोगे कि हम आपको रख रहे हैं अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस में। वो उन्हीं लोगों को चूज़ करेंगे, खासकर उन इंडियंस को जो उनकी एक तरह से चमचे होंगे, मतलब जो उनकी मतलब जो सरकार के कह सकते हैं बहुत चहीते होंगे, जो सरकार के रूल को एक तरह से अकम्प्लिश कर रहे होंगे कि हाँ सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट सही कर रही है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो अपनी सबसे पहले, क्योंकि क्या हुआ, वायसराय जो था, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वायसराय है उसकी दो काउंसिल थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो ये जो एक्ट है 1861 का, उसमें उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको वो लाना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपनी काउंसिल में जगह दी वो थे आपके राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक है। तो जो कब आए 1862 में इन तीनों को रखा। तो आप सोच सकते हो खुद एक राजा महाराजा थे, तो राजा महाराजा वैसे ही ब्रिटिश रूल को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे कि हाँ भाई इनसे तो हमें फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज नुकसान तो सिर्फ आम जनता को हो रहा था ब्रिटिश के रूल से, बट राजा महाराजा को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने उन्हीं लोगों को अपने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में रख लिया, जबकि लेना किनको चाहिए था, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको लेना चाहिए था, तब जाके कुछ फ़र्क भी आता लॉ मेकिंग प्रोसेस में। तो बस इस तरह से, मतलब एक तरह से नाम का दिखाने के लिए कि हाँ ब्रिटेन क्योंकि रूल कर रही है इंडिया में, तो इसलिए हम इंडियन की भागीदारी भी अपने उसमें रख रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। नेक्स्ट चेंज इसमें ये आया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया लेजिस्लेटिव पावर्स का बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक, इस एक्ट के दौरान जो था ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी उनकी दिखने को मिल रही थी कि जैसे कि पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ये सब क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है हमारे पास होनी चाहिए, बाकी के जो गवर्नर्स है चाहे मद्रास के हो बॉम्बे के, उनके पास इतनी पावर नहीं रहनी चाहिए, सो दैट अगर वो कुछ भी ऐसा काम करते तो पहले वो हमारी परमिशन ले। बट अब इस चीज़ को उन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया इस एक्ट ने, कि अब उनके पास भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, भाई उनको भी तो अच्छे से रूल करने दो, सो दैट एक बैलेंस बना रहे और कोई भी इस तरह का रिवॉल्ट जैसी चीज़ फिर से आगे फ्यूचर में ना सोचे। इसी तरह से एक इंटरनल ऑटोनॉमी जो है उनको दे दी गई थी, सारे के सारे प्रोविंस को 1937 में उनको ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रोविजन आया कि इस्टेब्लिश करना है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वायसराय ने वायसराय की खुद की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे तो उसने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखना कि भले वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भले ले रहे हों, बट जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो हमेशा वो मेजॉरिटी में रखते थे। ऑफिशियल मेंबर्स बेसिकली वो जो ब्रिटेन जिन्हें चुन के बेचती थी, ज़्यादातर वो यूरोपियंस ही होते थे, तो ऑब्वियसली लॉ बनाने के लिए आधे उन्होंने यूरोपियंस को रखा और बहुत कम मात्रा में कह सकते हैं अभी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियंस गए थे, ठीक है। तो इसी तरह से चाहते थे कि जिस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी वायसराय के पास है, वैसी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है और डिफरेंट स्टेट्स में भी हमें खोलनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल में खोली थी 1862 में, देन आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में 1886 में एंड पंजाब में 1897 में खोली। और यहाँ पे भी जब उन्होंने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स खोली तो उनका मेन मकसद यही था कि यहाँ पे भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो इंडियंस ही होने चाहिए, लोकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए यहाँ पे भी, यानी इंडियंस को लेके आएँ। और मतलब वायसराय की काउंसिल में भी तो लॉ बना ही रहे, बट जो प्रोविंसेस है अगर वहाँ पे भी अगर लॉ बनाना होगा तो हम इंडियंस को भी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायसराय को जो एम्पावर कर दिया गया, यानी वायसराय को कुछ और पावर्स दे दी गई। सबसे पहला क्या था, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना और मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन बिजनेस कैसा होगा काउंसिल का वो सब। यानी जो वायसराय की जो अपनी काउंसिल थी, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, उसमें किस तरह का ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वहाँ की काउंसिल के मेंबर्स फॉलो करेंगे, सो दैट काउंसिल का जो बिजनेस है अच्छे से, ट्रांजेक्शन जो है अच्छे से चल सके। आज के तौर पे भी आप देखते हो कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी जो हमारे दो हाउसेस हैं वहाँ पे भी जो बिज़नेस चलाया जाता है, रूल्स मतलब जो होते हैं
वो भी बनाए जाते हैं सो दैट अगर मान लो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी गलती करता है, फिर कुछ अकॉर्डिंग उसके मतलब कुछ होता है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है उस रूल्स बुक में मेंशन किया जाता है। तो उसी तरह से जो पावर थी कि काउंसिल में किस तरह का बिजनेस सेटअप होगा, क्या रूल्स बनाए जाएंगे, उस सब वायसराय को दे दिया गया था। और साथ ही साथ एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। हालांकि जो इंट्रोड्यूस जो था लॉर्ड कैनिंग नहीं कर लिया था, लॉर्ड कैनिंग जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। सॉरी बेसिकली कंफ्यूज हो गई। तो लॉर्ड कैनिंग जो हमारे वॉइसराय थे, उन्होंने बेसिकली 1859 में ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बट इस एक्ट के दौरान जो है इस पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन मिल गई कि हाँ अब पोर्टफोलियो सिस्टम हम लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ आता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है। तो होता ये है कि जैसे कि हम जानते हैं वायसराय की जो काउंसिल थी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ठीक है। तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो एग्जीक्यूट करने का काम करेगी, ठीक है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव बॉडी वो लॉ बनाएगी और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इसको इंप्लीमेंट करेगी, तो वहाँ पे इस पोर्टफोलियो सिस्टम को वो यूज़ करते थे। होता क्या था, उस काउंसिल का कोई भी एक मेंबर जो होगा उसको एक डिपार्टमेंट को चार्ज दे दिया जाता था कि भाई तुम मिलिट्री संभालो, किसी एक को मान लो तुम हेल्थ डिपार्टमेंट संभालो, तो इस तरह का चार्ज उन्हें मिल जाता था। तो जैसे ही उन्हें फिर चार्ज मिल जाता था, तो वो क्या करता था, मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बिहाफ में उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते थे वो खुद से ले सकता था, ठीक है। अगर मान लो किसी एक मेंबर को उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट का वो चार्ज दे दिया, तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो खुद से ले सकते हैं, उन्हें बार बार वायसराय की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अगर मैटर थोड़ा सा सीरियस ना, अगर मान लो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है, तब वो वायसराय से कंसर्न कर सकते हैं। जैसे आज भी हम देखते हैं हमारे पार्लियामेंट में भी जो डिफरेंट मिनिस्टर्स उन्हें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दे रखी हैं, उससे रिलेटेड काम को संभालते हैं। बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट इशू होता है तो कैबिनेट जो होती है सब मिलकर फिर डिसीजन लेती हैं। तो वही काम जो था उस समय ब्रिटेन गवर्नमेंट में भी चल रहा था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक ऑर्डिनेंस की पावर भी वॉइसराय को मिल गई। ऑर्डिनेंस बेसिकली, तो ऑर्डिनेंस जैसे कि आज भी हम देखते हैं ऑर्डिनेंस लाया जाता है जब भी हमारी पार्लियामेंट जो होती है सेशन में नहीं होती, तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट को भी पावर है और हमारे गवर्नर को भी पावर है। तो उस समय ये पावर जो थी वॉइसराय को मिली गई थी कि अगर जब भी इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के टाइम पे याद रखना कि जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी भी तब लगता है जैसे मान लो कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटेन इतने सारे कंट्रीज़ के साथ वॉर पे लड़ता था। कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कभी दूसरे जो नेबरिंग कंट्री है जैसे अफगानिस्तान हो गया या फिर ऊपर बर्मा हो गया है, नेपाल हो गया, इनके साथ इसकी वॉर चलती रहती थी बिकॉज ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो उस समय जो ऑर्डिनेंस की पावर जो वायसराय के पास आ जाएगी और वो ऑर्डिनेंस जो है वो करीबन 6 महीने तक वैलिड रहेगा, ठीक है। बिकॉज उस समय वो सारे के सारे उस समय इमरजेंसी के टाइम पे लॉ क्या होना चाहिए और किस तरीके से कामकाज चलेगा, बिकॉज वॉर कर रहा है उस समय ब्रिटेन। तो उस समय पूरी की पूरी पावर जो है वायसराय के पास आ जाएगी और उस समय जो वो लॉ बनाएगा उसको ऑर्डिनेंस का नाम दिया जाएगा। और जो भी वो ऑर्डिनेंस होगा उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ तक रहेगी और 6 महीने बाद जब वापस से काउंसिल पावर मतलब अपने उसमें आएगी, तब वो मिलकर जो भी डिसाइड कर लिया करेंगे। तो इस तरह का उनका था। तो आई होप आपको ये एक्ट समझ में आ गया होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सो अब नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में बेसिकली क्या क्या चेंजेस आए और फिर क्या क्या उन्होंने एक्शन लिया, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले जो था उन्होंने किया कि सेंटर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है, तो याद रखना कि सेंटर ऑफ प्रोविंशंस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहाँ पे उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट उन्होंने ऑफिशियल मेजॉरिटी भी सेम ही रखी, ठीक है। यानी अभी भी जो यूरोपियंस थे या फिर ऐसे लोग जो ब्रिटेन डायरेक्टली उन्हें नॉमिनेट करती थी, वो लोग अभी भी मेजॉरिटी में ही थे। बट जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी जो इंडियंस को ले रहे थे वो अभी भी कम थे उनकी मात्रा में, बट अब वो धीरे धीरे जो है उनको बढ़ा रहे थे। अभी क्वेश्चन आता है माइंड में कि सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम तो जानते हैं कि सेंटर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है और प्रोविंसेस में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्यों बढ़ा रहे थे। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश जो है एकदम से तो इंडियंस को ले नहीं लेगी, तो क्या कर रहे थे धीरे धीरे, जब जब एक्ट आ रहा था तब वो धीरे धीरे जो है पहले उन्होंने लेजिस्लेशन में इंडियंस को शामिल किया और अब बाद के एक्ट में देखोगे तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव में भी उन्होंने इंडियंस को लाना स्टार्ट कर दिया गया था। अब मेन चीज़ ये क्या वो खुद से ऐसा कर रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रिटेन तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इंडियंस तो वैसे भी हमारे साथ मिलकर काम करे, बट क्योंकि बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, तो हर एक एक्ट में जब वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में इंडियंस उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। क्योंकि आप हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत सारी जो है उस समय कितने सारी मतलब लड़ाइयाँ चल रही थी ब्रिटिश के खिलाफ कि हमें ब्रिटिश रूल नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का कंट्री चलाने दो, हमें डोमिनेंस चाहिए यहाँ पे। तो ब्रिटेन नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो और हमें पावर में रहना है, तो इसलिए वो चाहती थी कि इंडियंस को भाई अपने शामिल तो रखना पड़ेगा। तो हर बार हर एक्ट में थोड़े थोड़े मेंबर्स को बढ़ाने का मेन रीज़न यही था, क्योंकि इंडियंस उन्हें प्रेशराइज कर रहे थे। उनके खुद के मन में ऐसा कभी नहीं था कि हम ऑफिशियल मेंबर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेके आएँ कभी। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि मेंबर्स तो बढ़ा दिए, बट साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस हैं, मतलब ऑब्वियसली आप लेके तो आ रहे हो बट उन्हें काम भी तो करने दो ना कुछ।
तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ फंक्शंस में उनके लिए बढ़ा दिए गए। पहला कि उन्होंने जो डिस्कस करना था बजट, यानी बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी, और साथ ही साथ जो भी एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम कर रही है तो उसके खिलाफ वो कुछ भी एक्शंस लेना है या फिर कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते थे, ठीक है, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो क्वेश्चंस पूछने की भी उन्हें पावर मिल गई थी, ठीक है। अब आप सोचो कि जो बजट है, बजट आज भी इंडिया मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट लेके आती है, बट उस समय जो बजट था ब्रिटिश इंडिया में 1860 में आया, यानी सोचो 1600 से वो इंडिया ब्रिटेन जो है इंडिया में थी, और उन्होंने बजट को 1860 में लाना शुरू किया, ठीक है, यानी प्रॉपर बजट बनाया कि कैसे कैसे पैसा कहाँ कहाँ पे एलोकेट किया जाएगा, मिलिट्री में कितना खर्च होगा और एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्च होगा, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बजट में मेंशन की। बट उससे पहले बजट नाम का कुछ चीज़ ही नहीं था, जहाँ मर्जी आए वो पैसा खर्च कर रहे थे, कुछ उनका वो नहीं था, कुछ प्लान नहीं था बेसिकली कैसा इंडिया को रूल करना है, और बातें वो रूल करने की करते थे। तो आप देख सकते हैं कि और बजट को डिस्कस, और याद रखना बजट हमेशा वो सेंटर, यानी सेंटर के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सिर्फ उन्हीं को पावर थी कि वही बजट को बना सकते हैं पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम जब देखते हैं अभी के टाइम पे कि सेंटर का तो बजट बनता ही है, बट आप जब स्टेट का देखोगे उनके भी अपने अपने बजट होते हैं कि हम किस तरह से अपना काम वाम करेंगे, ठीक है। बट उस समय पावर सिर्फ सेंटर के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके पास ही थी बजट को लाने की। बट जो नीचे जो प्रोविंसेस थे उनको बस ये था कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या इसमें खामियां हैं और क्या क्या चेंजेस लाए जाएंगे, बस वो बोल ही सकते थे। ऑब्वियसली उनकी बातों को कौन सुनता, बस वो नाम के लिए कि हाँ भाई हमने तुम्हें पावर दे रखी है, बट सुनना तो ब्रिटेन ने था नहीं, उन्होंने अपनी चलानी थी, तो बस नाम नाम का उन्हें डिस्कशन का दे रखा था। इसलिए बाद में जब उन्हें लगा, इंडियंस को लगा कि जो एक्ट ये लेके आ रहे हैं बस वो नाम के ही, हमें कुछ पावर सच में ऑन ग्राउंड कुछ मिल ही नहीं रही है, तो उनका रिवॉल्ट या फिर उनका जो एक्शन था ब्रिटेन के खिलाफ और ज़्यादा बढ़ता गया। तो इसलिए आप देखोगे आने वाले एक्ट में और भी चेंजेस ऐसे लाए ताकि इंडियंस को वो फील करवाएं कि नहीं आप भी हमारे साथ काम कर रहे हो। और हमें ये भी याद रखना है कि वो बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, यानी आज भी जब बजट पेश किया जाता था कि वोटिंग होती है कि हाँ भाई हमें जो भी पैसा इसमें लोकेट किया गया है उसको हमें वोटिंग के दौरान कि हमें इतना पैसा जो है देना चाहिए पर्टिकुलर स्कीम के लिए, नहीं। बट वो चीज़ें जो थी उस समय उन्हें नहीं दी गई थी, सिर्फ वो डिस्कस कर सकते, बट वोटिंग राइट मतलब वोटिंग जो था बजट पे जब भी होती थी उसमें इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बिल्कुल जगह नहीं दी गई। जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उन्हीं को बेसिकली वो राइट था वोटिंग देने का, ठीक है। यानी अगर बजट में जो भी कुछ लिखा हुआ है कि हाँ हमें इतने पैसे मिलिट्री के लिए खर्च करने हैं और इंडियंस चाहते हैं कि नहीं आप उन पैसों को जो है इतना ज़्यादा मिलिट्री पे खर्च ना करने के बजाय आप लोगों के एजुकेशन पे खर्च करो, उनकी हेल्थ पे खर्च करो, बट ये कहने का अधिकार भी जो था उनको उनके पास नहीं था, ठीक है। बस वो डिस्कस कर सकते थे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते थे और साथ ही साथ वोट भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। यानी अगर मान लो बजट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया तो बजट को खारिज करने की पावर भी जो थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के पास नहीं थी। नेक्स्ट प्रोविज़न है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उन्हें नॉमिनेशन के थ्रू लाया जाने लगा, ठीक है। यानी जो कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि जो ब्रिटिश के काफ़ी क्लोज थे कि वो चाहते थे कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में जब आप इंडियंस को ले रहे हो तो हमें भी क्यों ना शामिल कर दो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ मेंबर्स को हम क्या करेंगे नॉमिनेशन के थ्रू लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको बेसिकली क्या होता था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई या फिर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, ये रिकमेंड करते थे नाम वॉइसरॉय को, क्योंकि वॉइसरॉय की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो बोलते थे कि ये नाम है आप इन अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको नॉमिनेट कर दो सो दैट वो भी वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह काम कर सके, ठीक है। और सिमिलरली इस तरह से प्रोविंशियल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे गवर्नर्स को रिकमेंड किया जाता था कि इनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गई, म्यूनसिपालिटीज़ हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ट्रेड एसोसिएशंस हो गई, ज़मींदार हो गया, चैम्बर्स हो गए, तो इन लोगों के द्वारा कुछ नाम सेलेक्ट कर दिए जाते थे और गवर्नर्स को देते थे कि आप अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन मेंबर्स को नॉमिनेट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटेन ने क्या किया कि इन सभी लोगों की जो इच्छा थी कि हमारे मेंबर्स भी आने चाहिए तो उनकी इच्छा को एक तरह से पूरा करा, ठीक है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे भले ही नॉमिनेशन की बात की गई हो, ठीक है, कि हम नॉमिनेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो वर्ड इलेक्शन है उसको आप याद रखना यूज़ नहीं किया गया है। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि इस एक्ट में जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है वहाँ पे जो वर्ड इलेक्शन है उसको यूज़ किया गया है, नहीं किया गया। तो इलेक्शन को वर्ड यूज़ नहीं किया गया, बट आप देखोगे इनडायरेक्ट प्रोविजन जो था इलेक्शन का वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला, बट हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वहाँ पे इलेक्शन वर्ड यूज़ ही किया गया था। तो ठीक है, तो इसके थ्रू आप देख सकते हो कि ये वाला जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट एक्ट जो है वो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या प्रोविजंस थे वो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो मॉर्ले, इसको बेसिकली इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से बोला जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो लॉर्ड मॉर्ले हैं वो आपके सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया हैं और लॉर्ड मिंटो बेसिकली वॉइसरॉय ऑफ इंडिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वॉइसरॉय भले इंडिया में काम कर रहा है बट इसके ऊपर जो अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसलिए जब भी आप इस नाम को देखेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तो हमेशा वॉइसरॉय से पहले जो नाम आता है वो सेक्रेटरी स्टेट का आता है, बिकॉज उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो याद रखना पहला नाम जो होगा वो सेक्रेटरी का होगा, दूसरा नाम जो होगा वॉइसरॉय का होगा।
तो इस एक्ट में बेसिकली क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, चाहे वो सेंटर की हो या प्रोविंसेस हो, उसमें और ज़्यादा लोगों को देखो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब जब ये एक्ट आ रहा है तब तक ये इंडियंस को लेके आ रहे हैं। इट मीन्स बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे इंडियंस नाखुश होंगे। उनको खुश करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट हर एक्ट में उनकी संख्या को बढ़ा रही है। बट आप फिर भी ध्यान रखना कि जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ रहे हैं वो हमेशा ब्रिटेन की ऐसे लोग हैं जो बेसिकली ब्रिटिश राज को ज़्यादातर अच्छा मानते हैं, या फिर वो उनकी क्लोज मतलब क्लोजली है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बिकॉज उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले उनको ज़्यादातर पसंद आएंगे इसलिए। बिकॉज अगर सच में अगर ग्राउंड लेवल पे जाके अगर वो उन इंडियंस को लेके आ रहे होंगे तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स आती ही क्यों, ठीक है। तो इसलिए अब उनकी जो है साइज़ को भी इंक्रीज़ किया गया, आप देख सकते हो, और फंक्शंस को भी बढ़ाया गया। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो 60 से लेके पहले जो 16 मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसे बढ़ा के 60 कर दिया गया। एकदम से इतना बड़ा जंप मार लिया उन्होंने, और कहा कि ऑफिशियल मेंबर अभी भी सेम रहेंगे, ठीक है। यानी जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी अभी भी, यानी जो ब्रिटेन जिन्हें को चुनता था, अपने नॉमिनेशन करता था, अभी भी वो मेंबर जो होंगे ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। बट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया। सिमिलरली अगर हम प्रोविंसेस में देखें तो वहाँ पे भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया, बट कितना बढ़ाया गया वो नंबर बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज आप डिफरेंट प्रोविंसेस में आप डिफरेंट नंबर्स को बढ़ाया गया होगा, तो इसलिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नॉट यूनिफॉर्म। बट इसमें क्या बात कही कि ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजॉरिटी में रहेंगे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि जो प्रोविंसेस यानी जो हमारा स्टेट है, वहाँ पे वो चाहते थे कि जो ग्राउंड लेवल में जो लोकल गवर्नमेंट होगी, यानी प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी जो इंडियंस होंगे उनको मेजॉरिटी में रखना चाहते थे। बिकॉज ज़्यादातर जो लोगों से जो जुड़ेंगी वो हमारी इंडियंस ही हो पाएंगे। अगर मान लो यूरोपियंस को आप उन्हें वहाँ पे जगह देते हो और कहते हो कि उनकी मात्रा ज़्यादा रखते हैं, तो वो तो इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इंडियंस से। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो ठीक है, प्रोविंसेस में इंडियंस अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ, इसलिए हम नॉन ऑफिशियल मेंबर को वहाँ पे मेजॉरिटी में रखते हैं, ताकि वो जो भी डेवलपमेंट का काम करना हो या फिर कुछ भी ऐसा लॉ लाना हो तो वो ईजिली ला सकें। और फंक्शंस में क्या इंक्रीज़ किया गया, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी अगर मान लो कुछ भी मान लो बिल इंट्रोड्यूस होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मैंने जो इंडिया में जो है, अगर वहाँ पे कुछ भी वाइसराय की काउंसिल में बेसिकली हम कह सकते हैं, अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे कोई भी मिनिस्टर है उसके खिलाफ अगर मान लो कुछ भी बोलना हो तो आप एक बार क्वेश्चन पूछ सकते थे। बट यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी एक बार आपने क्वेश्चन पूछा फिर दोबारा आप क्वेश्चन पूछने का आपके राइट है, ठीक है। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का पावर उनकी फंक्शंस को बढ़ाया गया। और साथ ही साथ रेजोल्यूशन रिलेटेड टू बजट, यानी पहले वाले एक्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ बजट को आप डिस्कस कर सकते हो, बट जो वोटिंग की पावर थी वो आपके पास नहीं थी कि आप कुछ भी बजट में अगर लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। बट यहाँ पे आप रेजोल्यूशन ला के उसमें चेंज ला सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से रेजोल्यूशन देने की पावर कर दी। बट अभी भी ये नहीं था कि आप सोच सकते हो कि बजट में अगर मान लो उन्हें कुछ चेंज करवाना है तो चेंज ला पा रहे थे, नहीं। पावर भले मिल गई हो बट उतना चेंज वो ला नहीं पाते थे, बिकॉज अभी भी आप देख सकते हो मेजॉरिटी में, सेंटर पे मेजॉरिटी अभी भी किसकी थी, ऑफिशियल मेंबर्स की थी, नॉन ऑफिशियल्स की कम थी। तो नॉन ऑफिशियल अगर मान लो बहुत कम लोग अगर वो कह रहे हैं कि हमें कुछ चेंज लाना है, बट ऑफिशियल वाले कह रहे हैं कि नहीं हमें चेंज नहीं लाना, तो किसकी चलेगी वहाँ पे, ऑफिशियल्स की चलेगी। और क्योंकि बजट हमेशा सेंटर पे लाया जाता था तो इसलिए कुछ ज़्यादा इफेक्टिव देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट क्या था कि फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडियंस को, आप देख सकते हो कि पहली बार एक इंडियन को जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वाइसराय की और गवर्नर की, ठीक है। यानी सेंटर पे वाइसराय और स्टेट में जो गवर्नर है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को जो है शामिल करने की उन्होंने बात कर दी थी इस एक्ट से। याद रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में भी इंडियंस को लाना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। बट इससे पहले जो 2 एक्ट हमने देखे थे उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर इंडियंस को ला रहे थे, बट यहाँ से एग्जीक्यूटिव में भी उन्होंने लाना शुरू कर दिया। और वो जो पहले पर्सन जो थे जिनको बेसिकली शामिल किया गया तो वो आपके थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, जो एज अ लॉ मेंबर के तौर पे आए थे, ठीक है, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। नेक्स्ट बेसिकली जो था वो ये है कि यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी। और सबसे पहले जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई वो मुस्लिम्स को दी गई, क्योंकि जैसे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया में मेजॉरिटी में हिंदूज़ थे, उसके बाद जो थे वो मुस्लिम्स आते थे। और क्योंकि ब्रिटेन का हमेशा से यही ख्याल था कि अगर इंडिया को तोड़ना है तो उनकी यूनिटी को तोड़ना पड़ेगा, यानी जो हिंदू मुस्लिम ये लोग साथ में मिलकर हम पे वार करते हैं, तो इनको अगर सबसे बेहतर तरीके से अगर इन्हें तोड़ना है तो इनके बीच में इस तरह का कुछ लाना पड़ेगा। तो जो लेके आए थे वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेके आए थे, ठीक है। और जो लॉर्ड मिंटो थे इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है, बिकॉज यही इस चीज़ को लेके आए थे। तो होता ही था बेसिकली कि जब भी इलेक्शंस होते थे तो उसमें बेसिकली क्या होता था, मुस्लिम अगर कोई पर्सन खड़ा हो रहा है उस इलेक्शन में तो उसको वोट करने वाले भी मुस्लिम ही होने चाहिए, ठीक है। तो आप सोच सकते हो किस तरह से उनको ये बताया जा रहा था कि आपकी कम्युनिटी जो है, मुस्लिम की कम्युनिटी जो है डिफरेंट है हिंदू की कम्युनिटी से, इसलिए आपकी जो कम्युनिटी है वहाँ पे अगर कोई खड़ा होता है तो आपकी कम्युनिटी उसको वोट कर सकती है, हिंदू वोट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरह से मुस्लिम्स के मन में जो है बीज बोने का काम जो था ब्रिटेन का था, ये कह के कि तुम डिफरेंट हो हिंदू से, ठीक है। बट एक्चुअल में हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम कोई डिफरेंट नहीं थे, वो सब एक ही थे। बट क्योंकि ये बार बार बता के, ये जता के ब्रिटेन ने उनके दिमाग में डाल दिया
और जिसका रिजल्ट हम देखते हैं कि आफ्टर 1947 के बाद एक पाकिस्तान जो है खड़ा हो गया, बिकॉज उनकी सोच ही ऐसी हो गई थी कि हम हिंदूज़ के साथ रह ही नहीं सकते, हमारी कम्युनिटी इनसे अलग है, ठीक है। तो इस तरह का जो बीज बोने का काम जो था बेसिकली लॉर्ड मिंटो का था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी, एंड जितने भी प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, यूनिवर्सिटी ज़मींदार थे, यहाँ पे इनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई कि आपकी अलग से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी, आपको हिंदू के साथ नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। बट ये सब देख के हिंदूज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, बिकॉज वो जानते थे कि जो ब्रिटिश जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका मेन टारगेट हमें तोड़ने का है। बट क्योंकि मुस्लिम्स ऑलरेडी जो थे हिंदू से काफ़ी ज़्यादा निचले थे, और उनको उठने का तरीका सिर्फ यही नज़र आ रहा था कि जो ब्रिटेन उनके लिए कुछ करे, और ब्रिटेन क्योंकि उनको इतना ज़्यादा राइट दे रही थी कि आपको हम इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं और आपको इतनी पावर दे रहे हैं, तो वो क्यों एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, जो कि उनका करना बिल्कुल गलत था। बट आगे जाके हम देखते हैं किस तरह से इसमें चेंजेस आए थे। सो इस तरह से जो एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एक्ट जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें नई लेके आए, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसको जो नाम दिया गया है वो है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। जिस तरह से पहले वाले को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया था, इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू है वो आपके सेक्रेटरी स्टेट है, और जो क्लेम्सफोर्ड है आपके वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट प्रोविज़न है कि जो सेंटर का कंट्रोल जो था प्रोविंसेस में, उनको बेसिकली रिलैक्स कर दिया गया। यानी जो सेंटर थी, जो वाइसराय था, उनका जो दबाव था प्रोविंसेस के ऊपर कि हर चीज़ में जो भी प्रोविंसेस काम करेगी बिना सेंटर के उसके मतलब बिना परमिशन के नहीं करेगी, तो ये चीज़ जो थी उसको रिलैक्स कर दिया गया। और कहा गया कि जो सेंटर होगा और जो प्रोविंसेस होगा उनके सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया। यानी कि एक तरह से वो कहना चाहते थे कि जो सेंटर जो होगा वो अपनी जब भी लेजिस्लेशन, जब भी लॉ बनाएगा, तो वो उन्हीं पे ही लॉ बना सकता है जो चीज़ें सेंटर लिस्ट में दी गई हों, ठीक है। आज भी हम ये चीज़ देखने को मिलती है। सिमिलरली प्रोविंसेस में भी जो लेजिस्लेचर है वो उन्हीं चीज़ों पे लॉ बना सकता है जिसमें स्टेट लिस्ट में जो लिखा हो, यानी कि कोई भी चीज़ें आपस में क्लैश ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि ये चीज़ मैटर हम रख लेते हैं, इसमें हम ही लॉ बनाएंगे और हमारा लॉ ही इंप्लीमेंट होगा, और कुछ चीज़ें आप रख लो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर जो था गवर्नमेंट का कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी, पर अभी भी जो स्ट्रक्चर जो था वो सेंट्रलाइज ही रहा, अभी भी पावर आपके वाइसराय के पास ही है। इट मीन्स ये नहीं कह सकते हम कि उन्होंने पावर जो है डिसेंट्रलाइज नहीं करी, अभी भी सेंट्रलाइज ही रही और यूनिटी रही। यूनिटी मतलब अभी भी पावर सेंटर के पास है। अब मेन चीज़ ये है कि क्या क्या जो सब्जेक्ट्स थे बेसिकली प्रोविंसेस को दिए गए होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेंटर अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो अपने पास ही रख लेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस में जो एक तरह का डायरकी आ गई, ठीक है। डायरकी इन द सेंस कि डबल गवर्नमेंट की तरह चलने लग गया। बट ये जो एक्सपेरिमेंट ये जो लाए थे ब्रिटेन, कि हम इस तरह से सब्जेक्ट्स को डिफरेंट करेंगे और कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उसे ट्रांसफर लिस्ट में डाल देंगे, कुछ में रिजर्व करेंगे, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने किस तरह से सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया वो हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो दो बनाया, एक तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स बनाया, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स बनाया, ठीक है। और कहा गया कि जब भी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसको एडमिनिस्टर किया जाएगा गवर्नर के द्वारा और उसकी मिनिस्टर्स के द्वारा, यानी जो आपके जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे गवर्नर होगा, गवर्नर के साथ उसके मिनिस्टर्स होंगे। जब वो मिलके काम करेंगे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यानी कि अगर वो कुछ भी ऐसा लॉ बना रहे हैं तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल आपसे कुछ मतलब सवाल पूछती है तो, ठीक है। तो यानी अगर मान लो गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स ने कुछ भी ऐसा लॉ बना दिया जो कि जनता के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो हमारे इंडियंस बैठे हैं एज अ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की फॉर्म में, तो वो सवाल पूछ सकते हैं गवर्नर से कि आप इस लॉ को क्यों लेके आ रहे हो, आप इस लॉ को चेंज करो, ठीक है। तो इस तरह की पावर मिल गई थी। बट आप रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात करो तो यहाँ पे गवर्नर ने ऐसे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर रख लिया और कहा कि मैं और मेरी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको डिसाइड करेगी, और जो भी यहाँ पे काम किया जाएगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के। यानी यहाँ पे इस केस में जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकती कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने ऐसे छोड़े होंगे जो ट्रांसफर इसमें होंगे, जहाँ पे वो बेसिकली इंडियंस को मौका दे रहे होंगे कि आप हमसे पूछ सकते हो, कौन से उन्होंने अपने रिजर्व में रखे होंगे। ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप टैक्सेशन हो गया, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ हो गया, या फिर आपका मिलिट्री से रिलेटेड कुछ हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे ऑलरेडी उन्होंने अपने पास रख लिए होंगे। तो ऐसे ही इसमें देखने को मिला, जो कि आगे जाके बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये मॉडल। उसके बाद जो है बाई कैमरलिज्म यानी डायरेक्ट इलेक्शन जो था बेसिकली ये इस एक्ट में लाया गया। तो जैसे कि हम देखते हैं पिछला जो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट, तो वहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन का वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, बिकॉज वहाँ पे नॉमिनेशंस किया जा रहा था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। बट यहाँ पे एक डायरेक्ट इलेक्शन चीज़ों को लेके आ गए थे, और एक तरह का बाई कैमरलिज्म कर दिया गया था, यानी एक अपर हाउस बना दिया गया जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम से जाना गया, और एक लोअर हाउस बन गया जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बोला
कि जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें टोटल 6 मेंबर्स थे, और उन 6 मेंबर्स में से वो चाहते थे कम से कम 3 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो इंडियंस होने चाहिए। यानी वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल या देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑलरेडी मेंबर्स को बढ़ाया जा रहा था पिछले एक्ट से, बट पिछले एक्ट में भी हमने देखा कि वाइसराय एग्जीक्यूटिव मेंबर में काउंसिल में एक मेंबर आया था जो कि लॉ मेंबर के तौर पर आए थे, सत्येंद्र सिन्हा। बट अब वो एक मेंबर की जगह यहाँ पे इस एक्ट में क्या कर रहे हैं, 3 मेंबर्स को ला रहे हैं। ठीक है, अब यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो किस तरह से इंडियंस की संख्या बढ़ती जा रही है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो टोटल 6 मेंबर्स थे, उसमें से 3 मेंबर्स वो चाहते थे इंडियंस होने चाहिए, एंड बट अदर देन कमांडर इन चीफ। यानी कमांडर इन चीफ यानी अगर कोई भी पर्सन कमांडर इन चीफ है वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो वो पद जो है कमांडर इन चीफ का वो इंडियंस को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी कमांडर इन चीफ बेसिकली एक तरह का, मान लो कि यूरोपियंस के लिए फिक्स था, बट इंडियंस नहीं बन सकते थे। बट वो इंडियन के वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स तो फिक्स थे कि इंडियंस होने चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था वो फिर से बढ़ाया गया। ठीक है, तो पिछले एक्ट में हमने देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, बट अब उन्होंने जो था इसको बढ़ा दिया गया था सिक्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए। यानी इनको भी अब आप वो बोल रहे हैं कि तुम अलग अलग कम्युनिटी हो, और तुम जब इलेक्शन में खड़े होगे तो तुम्हारे कम्युनिटी के लोग ही तुम्हें वोट देंगे। ठीक है, तो आप किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं इंडिया को, आप देख ही सकते हो। तो उनकी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी यही कारण था कि वो ब्रिटेन को, मतलब ब्रिटिश जो ज़्यादा लंबे टाइम तक इंडिया पे सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को खेल रहे थे। ठीक है, बट लास्ट में जब हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह से आए, जब उन्होंने लोगों को जागरूक किया, उन्हें बताया कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारे हक के लिए नहीं है, हमें बर्बाद करने के लिए है, तब जाके सब लोग साथ में मिल के आए, उन्होंने साथ में इंडिपेंडेंस लड़ी और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे इंडियन से बाहर भगाया। अब फ्रेंचाइजी बेसिकली क्या था, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन चीज़ों को लेके आ गए थे, बट उन्होंने इलेक्शन जो था मतलब इलेक्शन में कौन बेसिकली वोट देगा कौन नहीं देगा, तो इसके लिए उन्होंने एक फ्रेंचाइजी रखी थी कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास टैक्स जो देते हैं, जो एजुकेटेड हैं, बेसिकली उन्हीं को ही मौका दिया गया इस इलेक्शन में वोट डालने का। ठीक है, तो आप देख सकते हो वुमेंस बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, यानी वोटिंग में उनका कोई रोल नहीं था, और सिर्फ उन्हीं लोगों का रोल था जो बेसिकली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे हैं, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो इस तरह से मतलब वो कहना ये चाहते थे कि अभी भी सिर्फ इलेक्शन के, भले तो नाम उन्होंने इलेक्शन का दे दिया कि इलेक्शन से हमारे काउंसिल में जो मेंबर्स आएंगे वो इलेक्शन से आएंगे, बट आप सोच सकते हो उसके पीछे का रीज़न ये था कि अभी भी जो गरीब जनता है, यानी जो ऐसी जनता है जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, अभी भी उनको बेसिकली राइट नहीं दिया गया कि आप हमारे साथ एक मेंबर के तौर पे आओ ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ठीक है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसमें आप अपना रोल स्टैब्लिश करो। ठीक है, तो यानी अभी भी कौन लोग आ रहे थे, अमीर लोग ही आ रहे थे, क्योंकि अमीर लोगों के पास ही प्रॉपर्टी थी, और क्योंकि वो अमीर थे वही वो टैक्स पे करते थे, क्योंकि वो एजुकेटेड भी थे, और ये लोग वही थे जो एक तरह से ब्रिटिश के चमचे थे। ठीक है, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। तो आप इनडायरेक्टली आप देख सकते हो कि घुमा फिरा के जो बात थी वो हमेशा एक ही चीज़ पे आके रुक जाती थी, कि अभी भी जो मेन जिनको होना चाहिए था उनके काउंसिल्स में काम करने के लिए, वो जो इंडियंस थे अभी भी उनको नहीं लिया जा रहा था, और लिया किनको जा रहा था, उन लोगों को जो बेसिकली एक नाम मात्र के इंडियंस थे कह सकते हैं, बिकॉज वो ब्रिटिश के जो भी काम करते थे, जो भी लॉ आते थे उनके पे हाँ मिलाते थे। ठीक है, और कुछ रोल अच्छा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्या है, बेसिकली हाई कमिश्नर का जो ऑफिस है बेसिकली लंदन में खोला गया। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, तो ऑलरेडी लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस तो था ही, जो बेसिकली वाइसराय से हर एक डिटेल्स लेता था, हर एक रिपोर्ट लेता था कि कैसे कैसे काम चल रहा है इंडियंस में। तो वहाँ पे कुछ उसके जो फंक्शंस थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, तो उन्होंने कहा शायद हम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये कुछ फंक्शन जो है बेसिकली ट्रांसफ़र कर दिए गए हाई कमिश्नर के ऑफिस को, जो कि एक लंदन में इस्टेब्लिश किया गया, और वो इन फंक्शंस को देखता था कि यानी वाइसराय जो भी काम करता है उस काम की रिपोर्ट बेसिकली लेता था उनसे। नेक्स्ट है कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया 1926 में। ठीक है, तो ये क्यों सेटअप किया गया, बिकॉज एक ली कमीशन बैठी हुई थी 1923-24 में। ठीक है, तो इस ली कमीशन ने बेसिकली एक तरह का एडवाइस दिया, रिकमेंडेशन दी कि आप जब भी इलेक्शन मतलब सिविल सर्वेंट को चूज़ करेंगे तो उसके लिए कमीशन होनी चाहिए जो उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करे, जो हर एक एलिजिबिलिटी चेक करे कि हाँ ये बंदा जो है एक सिविल सर्वेंट बनने के लायक है नहीं, चाहे वो इंडियंस हो यूरोपियंस हो। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे एक सेंटर पे इस कमीशन को बनाया गया। साथ ही साथ जो है फर्स्ट टाइम जो है बेसिकली प्रोविंसेस को पावर दी गई कि आप भी अपना बजट जो है इनेक्ट कर सकते हो, जो कि सेपरेट होगा सेंटर के बजट से। तो पहले हमने एक्ट में देखा था कि सिर्फ सेंटर को ही पावर थी कि वो बजट लेके आए और वो बजट पूरे इंडिया के लिए लागू करते थे। ठीक है, बट अब प्रोविंसेस को पावर दे दी गई कि आप अपने अपने प्रोविंसेस में अपने हिसाब से बजट ला सकते हैं, और वो बजट जो होगा सेंटर से अलग होगा। ठीक है, तो ये पावर उनको मिल गई थी, और साथ ही साथ जो भी आप इनेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ले बना भी सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो बजट को। ठीक है, बोला गया। अब मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि स्टैट्यूटरी कमीशन होना चाहिए। ठीक है, इसको अपॉइंट करेंगे कमीशन को कब, 10 साल बाद। यानी जो एक्ट ये अभी आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो ये एक्ट में जो भी बातें भूली गई थी, जो भी हमने अभी बात करी, तो ये बातें कितनी इंप्लीमेंट हुई और कितनी अच्छे से इंप्लीमेंट हुई, तो ये बात को चेक करने के लिए हम 10 साल बाद एक कमीशन को बनाएंगे। ठीक है,
तो अभी 1919 में आप देख सकते हो ये एक्ट आया, तो 10 साल बाद मतलब 1929 में वो चाहते थे कमीशन बैठे जो इस सब की रिपोर्ट देखें कि हाँ जो भी एक्ट हमने जो भी बोला है इसमें वो सब चीज़ें हो पाई या नहीं पाई, उसकी वर्किंग को चेक करें बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन जो था बेसिकली वो आया था बाद में, जिन्होंने बेसिकली बताना था कि जो भी इस एक्ट में जो भी चीज़ें थी वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाई या नहीं हो पाई। अगर वो हो पाई तो चलो ठीक है, अगर कुछ भी खामी होगी तो उसको चेंज करने के लिए कमीशन बैठेगा। बट क्योंकि आना तो उसको 1929 में था, बट वो आज 1927 में गया, जिससे हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा था जब साइमन कमीशन आया था, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ने इसका विरोध किया था। इसलिए हम देख सकते हैं बहुत सारे नारे लगे थे कि साइमन कमीशन गो बैक। तो वो हम आगे देखते हैं। तो इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में तो ये सारे प्रोविजंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम साइमन कमीशन में। तो साइमन कमीशन में आप देखोगे कि नवंबर 1927 को ही आया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली जब इसको लेके आया था तो उन्होंने क्या करा, 7 मेंबर की एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी, यानी एक साइमन कमीशन में 7 मेंबर की कमीशन बनाई, जिसमें सातों के सातों मेंबर जो थे उन्होंने यूरोपियंस को ही रख दिए। सोच सकते हो मतलब जो एक्ट आपने पहले बनाया है उसकी इंक्वायरी करने के लिए कि वो एक्ट कितना अच्छे से काम कर रहा है, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ रखा भी किसको, यूरोपियंस को, जो कि यहाँ पे है भी नहीं, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पर जाके चेक भी नहीं कर रहे हैं कि उस एक्ट में जो भी लिखा है वो इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं। ठीक है, आपको रखना बेसिकली किसको चाहिए था, इंडियंस को रखना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छे से ग्राउंड लेवल पे जानते हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट क्योंकि उन्होंने सिर्फ यूरोपियंस को रखा, इसलिए जो थे बहुत से लोग इससे नाखुश थे, इसलिए वो साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा रहे थे। एंड क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि साइमन कमीशन जो है कैसी रिपोर्ट लेके आ जाए जो बेसिकली इंडियंस के हक में ना हो, क्योंकि इंडियंस उसमें इन्वॉल्व नहीं है उस कमीशन में, तो क्यों ऐसी रिपोर्ट को हम माने। तो इसलिए आप देख सकते हो कि जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी से वो बात करना चाहता था कि हम मिलके कुछ मतलब डिसीजन क्रिएट करते हैं, बट वो यही चाहते थे कि आप ऐसे हम बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम हमें जगह दोगे कमीशन में तब जाके हम बातचीत कर पाएंगे, ठीक है, बट जगह तो मिली नहीं। तो फाइनली फिर साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी, तो आप देख सकते हो हर एक पार्टी ने बॉयकॉट किया है, देखिए हर एक पार्टी ने, चाहे वो आपकी मुस्लिम लीग हो या फिर आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हो, तो हर एक ने बॉयकॉट किया था इस कमीशन का, क्योंकि सभी चाहते थे कि हमारी रिप्रेजेंटेशन इस कमीशन में होनी चाहिए, तभी हम इस पर बात करेंगे। बट हम देखते हैं कमीशन को, मतलब कमीशन में सिर्फ यही थे, और उन्होंने फाइनली 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और कुछ एडवाइस की, कुछ रिकमेंडेशंस दी कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो हैं ठीक चल रही है और क्या क्या चीज़ों में चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो डायरकी है उसको अबॉलिश कर दो। तो डायरकी अभी सेंटर पे तो ऑलरेडी ख़त्म हो, मतलब सॉरी, प्रोविंसेस में जो डायरकी आ गई थी उसको ख़त्म करने की बात कर रहे थे। डायरकी इन द सेंस प्रोविंसेस में जैसे कि हमने देखा ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, इस तरह का 2 चीज़ें वो लेके आ गए थे, ठीक है, तो उनको ख़त्म करने की बात कर रहे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कि कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और साइमन कमीशन ने भी कहा कि इसको अबॉलिश कर दो। साथ ही साथ कमीशन ने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको बनानी पड़ेगी प्रोविंसेस में, और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से प्रोविंसेस में लोकल गवर्नमेंट को, यानी लोकल जो इंडियंस हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा दो, उनका इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करो, सो दैट वो खुश रहें और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसी बातें ना करें। तो इसलिए उनका तभी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रिंसली स्टेट का, यानी जो प्रिंसली स्टेट है, जो राजा रजवाड़े हैं, वो ऑलरेडी अपना ही काम कर रहे हैं, मतलब उनका अपना ही रूल चल रहा है वहाँ पे, तो आप क्यों ना उनके साथ फेडरेशन करो, उनके साथ मिल जाओ, ताकि वो जो प्रिंसली स्टेट है वो भी आपके साथ हो जाए। मतलब एक तरह से मतलब धीरे धीरे जो राजा थे उनकी पावर को कम करना चाहने के लिए उन्होंने फेडरेशन चाहते थे, क्योंकि जैसे राजा लोग इनके साथ आके मिल जाएंगे तो उनकी जो टेरिटरी वो भी इनकी हो जाएगी, तो ये इनका मकसद था। और साथ ही साथ कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखने की बात की गई। क्यों? बिकॉज वो जानते थे कि किस कम्युनल इलेक्टोरेट से ही जो पार्टीशन, मतलब जो ऐसा जो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिएट कर पा रहे थे। बिकॉज वो जानते थे कि मुस्लिम को सबसे पहले हमने दिया तो हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जैसे जैसे देते गए तो वैसे वैसे और ज़्यादा लोग डिवाइड होते गए। तो इनको ये जो डिविजन्स थी बेसिकली नज़र आ रही थी, और उन्हें लगा ब्रिटिश को कि सही हो रहा है, तो इसको और ज़्यादा कंटिन्यू करो, यानी और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को भी ये कम्युनल इलेक्टोरेट दो, ताकि और ज़्यादा डिवीजन क्रिएट हो जाए इंडिया में। तो अभी जो कमीशंस ने बेसिकली जो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो जो भी रिकमेंडेशन थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रिटेन में, यानी जो इंग्लैंड था, वहाँ पे जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ये डिसाइड करने के लिए, मतलब उस कॉन्फ्रेंस में कि जो बातें इन्होंने कही है, जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी है, वो हमें कितनी इंप्लीमेंट करनी चाहिए और कितनी इंप्लीमेंट नहीं करनी चाहिए, तो इसका डिस्कशन करने के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी, और उन्होंने हर एक पार्टीज़ को बोला कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आओ। तो आप देख सकते हो कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तो बेसिकली कांग्रेस बेसिकली मना करते हैं कि हमें नहीं जाना, बिकॉज उनके कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं। गांधी जी खुद जो अटेंड नहीं करते फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, बट किसी तरह से सेकंड में चले जाते हैं। बट जब वहाँ पे जाते हैं वो देखते हैं जबकि मतलब इस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, मतलब एक तरह से नाम के लिए उन्होंने इंडियंस को बेसिकली बुला रखा था वहाँ पे, बट चला तो वो अपने यूरोपियंस खुद के ही रहे थे। तो एक तरह से आप देख सकते हो इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी, जो ब्रिटिश इंडिया है
वो भी थे, और कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे वो भी वहाँ पे आए थे, बट नाम मात्र के लिए सब नाम के लिए बैठे हुए थे, बट चर्च यूरोपियंस की रही थी, ठीक है। एंड फाइनली जो भी डिस्कशन हुआ उसका जो रिज़ल्ट निकला उन्होंने उसको वाइट पेपर के फॉर्म में रिलीज़ किया, एंड उस पेपर को सबमिट किया गया जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उसको दे दिया गया। और फिर उस कमेटी ने बेसिकली डिसाइड किया कि क्या क्या चेंजेस जो है लानी चाहिए, और फाइनली उन चेंजेस को जो भी रिकमेंडेशन किए गए थे उसको लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो भी कमियां थी उस कमियों को सुधारने के लिए एक एक्ट आया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो इन सब का एक तरह से कह सकते हैं समरी था, ठीक है। तो जिसको हम आगे वाली मतलब आगे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्ट है आपका मतलब जो साइमन कमीशन है ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है, एंड इसके बाद जो वो आता है वो आपका है कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई उसको हम अब देखते हैं। तो कम्युनल बेसिकली कम्युनल अवार्ड जो था वो 1932 में आया था, रामसे एम मैकडोनल्ड जो थे वो लेके आए थे। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो कम्युनल अवार्ड है एक और बेसिकली हथियार बन चुका था ब्रिटेन का। ऑलरेडी उन्होंने पूरी इंडिया को तोड़ रखा था हिंदू मुस्लिम इन सब के फॉर्म में, अब वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी दरार डालना चाहते थे और उसको तोड़ना चाहते थे, ठीक है। हुआ ये था कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे बी आर अम्बेडकर जी, और जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने गए थे इंग्लैंड में, तो उन्होंने बेसिकली ब्रिटेन गवर्नमेंट को कहा कि आप सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, आप मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो, उनके हित के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो हमारे लिए आप क्यों कुछ नहीं करते। तो जब ब्रिटेन को पता चला कि यार ये भी काफ़ी ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी से नाराज़ है, बिकॉज हिंदू ने ऑलरेडी इनके साथ काफ़ी अत्याचार किया है डिप्रेस क्लासेस के ऊपर, तो क्यों ना इनको भी हम यूज़ करें हिंदू को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने फिर कम्युनल अवार्ड लेके आए और उन्होंने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम सिख इंडियन क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस के लिए तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, बट अब हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करके जो भी हमारी शेड्यूल क्लासेस हैं यानी डिप्रेस क्लासेस हैं उनको भी हम देंगे, ठीक है। ताकि बी आर अम्बेडकर जी को तो खुशी हुई, बिकॉज उनको ऑलरेडी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से कुछ इतना मिला नहीं कभी, ठीक है। तो वो वैसे तो हिंदू से कभी नाराज़ नहीं थे, बट वो यही चाहते थे कि जो हक हमारा है वो हमें मिलना चाहिए, तो क्योंकि उन्हें ब्रिटेन एक तरह से वो प्रोवाइड कर रहा था इसलिए वो खुश थे। बट आप देख सकते हो गांधी जी इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। क्यों? बिकॉज गांधी जी जानते थे इस बात को कि ऑलरेडी इन्होंने हिंदू मुस्लिम को तो तोड़ दिया है, बट अब हिंदू कम्युनिटी के अंदर दरार ये डाल के ही रहेंगे, तो वो अनशन में बैठ गए। कहाँ पे? जो यरवदा जेल है पूना में, वहाँ पे वो मतलब अनशन पे बैठ गए और फास्ट अंटिल डेथ, यानी जब तक वो तब तक मतलब फास्ट करते रहेंगे तो उनकी डेथ नहीं हो जाती अगर जब तक ये इस एक्ट को बेसिकली जो लेके आए हैं उसको वापस नहीं कर लेते, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब देख के पूरी की पूरी जो हिंदू कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई कि भाई हमारे गांधी जी को बेसिकली इस तरह के अनशन पे बैठना पड़ रहा है, भूखे प्यास वगैरह, और यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी को दिख नहीं रहा है कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने में लगे हो। तो एक तरह से बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर प्रेशर आ चुका था कि यार हम गांधी जी ऑलरेडी जो लीड कर रहे हैं इतने अच्छे लीडर हैं, अगर वो अनशन पे बैठ जाएंगे उनको कुछ हो जाएगा तो फिर अंग्रेज़ों से लड़ेगा कौन। थे तो सब अंग्रेज़ों के खिलाफ भी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक पूना पैक्ट साइन किया। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के लीडर्स थे और जो डिप्रेस क्लास के जो लीडर थे बी आर अम्बेडकर जी, ये लोग दोनों आमने सामने आए और इन्होंने फाइनली बात करी कि अभी देखो भले हम सेपरेट इलेक्टोरेट चलो हम नहीं लेते हैं, बट हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा ताकि हम हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू का जो जॉइंट इलेक्टोरेट है उसको हम रिटेन रखेंगे, पर हम डिप्रेस क्लासेस के लिए एक रिजर्व सीट नाम का चीज़ लेके आ जाएंगे, यानी जब भी इलेक्शन होगा तो उसमें से कुछ ऐसी सीट्स होंगी जो रिजर्व कर ली जाएंगी डिप्रेस क्लास के लिए, यानी जो भी डिप्रेस क्लास का पर्सन होगा वो उसी सीट में अपना मतलब अगर मान लो वो सीट के लिए लड़ सकता है बेसिकली, ठीक है। तो यानी उसकी सीट रिजर्व कर दी गई, इतने लोग तो आएंगे ही आएंगे डिप्रेस क्लासेस में, ठीक है। मतलब जो भी इलेक्शन होगा उसमें। तो इस तरह से कम्युनल अवार्ड जो लाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, जो कि उनकी चाल थी तोड़ने की, वो एकदम नाकामयाब रही, एंड फाइनली इस कम्युनल अवार्ड को कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं मिला और हिंदू कम्युनिटी के हित में ये रहा, ठीक है। बिकॉज बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी के आपस में जो थी सुलह उनकी हो गई थी। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। अभी कुछ 1935 का एक एक्ट रह चुका है और कुछ थोड़ी बड़ी चीज़ें रह चुकी हैं, बट ऑलरेडी इतना ज़्यादा लंबा हो चुका है कि ये सेकंड पार्ट में भी कंप्लीट नहीं हो पाया, बिकॉज इतना डिटेल में इसको कवर करना ज़रूरी था। इसलिए थर्ड पार्ट में इसको फाइनली कवर कर दिया जाएगा। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसकी PDF वगैरह आपका चैनल पे यानी टेलीग्राम का जो IQ टैब ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल कैसा लगा उससे बताइएगा, सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट उनको पॉलिटी समझने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हों उससे वो कवर कर लें। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।